बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर 5 नंबर समरी करने के बाद, विस्तर बॉक्स बनाने के बाद, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल वर्कआउट करने के बाद अभी एक टॉपिक रहते हैं इसके अंदर, जिसके ज़रिए हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एक आपके पास एरिया है वेटेड मीन के नाम से। तो ये वेटेड मीन क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो ये स्टडी टेक्स्ट का डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है, यहाँ पर ज़रा आप सब देख सकते हैं। क्या आपको विजिबल डेटा बताइए? सब लोग बोलिए। लिखा हुआ क्या? यूनिवर्सिटीज स्क्रीन्स स्टूडेंट्स फॉर एंट्रेंस। स्क्रीनिंग होती है, इनिशियल स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं, एंट्री टेस्ट जिसको आप बोलते हैं। यूनिवर्सिटी स्क्रीन्स स्टूडेंट्स फॉर एंट्रेंस बाय असाइनिंग डिफरेंट वेट्स टू द स्टूडेंट्स एग्जाम स्कोर्स। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को के सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या करती है? वेटेज बोलते हैं किसको? अहमियत को, इम्पोर्टेंस को। तो जिस सब्जेक्ट की अहमियत ज्यादा होगी उसका वेटेज ज्यादा होगा। इन तमाम बातों को अच्छी तरह सुनेगा। पहले मैं इसकी सिंपल कैलकुलेशन करवाऊंगा आपको, जिसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन या सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब इसी डेटा का अर्थमेटिक मीन निकालने में और वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने में क्या फर्क होगा, ये समझिएगा जरा। The following table shows the marks of two students along with the weighting the university assigns to the exam subjects. ठीक है, तो दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन दिया हुआ है आपके सामने। एक स्टूडेंट कौन है भाई? एक स्टूडेंट जो है उसको नाम दिया स्टूडेंट ए का, और एक को नाम दिया स्टूडेंट बी का। सही है। और वेटिंग पे बाद में करता हूँ, जरा वेटेज क्या होती है इसे बाद में बात करता हूँ। मैथ्स का सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट है। मैथ्स के सब्जेक्ट में स्टूडेंट ए के 20 नंबर हैं, स्टूडेंट बी के 70 नंबर हैं। सही है। साइंस के सब्जेक्ट में स्टूडेंट ए के 50 मार्क्स हैं और स्टूडेंट बी के 80 मार्क्स हैं। ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में स्टूडेंट ए के 80 मार्क्स हैं और स्टूडेंट बी के 50 मार्क्स हैं। और आर्ट के सब्जेक्ट में स्टूडेंट ए के 70 मार्क्स हैं और स्टूडेंट बी के 20 मार्क्स हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो दूसरा स्टूडेंट किसी और सब्जेक्ट में अच्छा है। मतलब अगर आप गौर करें तो आपको बिल्कुल स्टूडेंट ए के मार्क्स के मुकाबले में बी के मार्क्स बिल्कुल रिवर्स दिखाई देंगे। अगर स्टूडेंट बी जो है वो मैथ्स में 70 मार्क्स लेता है तो स्टूडेंट ए जो है वो आर्ट में 70 मार्क्स लेता है। यस और क्या बोलेंगे आप? ऐसा विजिबल है आपको बेटा? जवाब दें। स्टूडेंट ए अगर साइंस में 50 नंबर लेता है तो स्टूडेंट बी ज्योग्राफी में 50 नंबर लेता है। स्टूडेंट ए अगर ज्योग्राफी में 80 मार्क्स लेता है तो स्टूडेंट बी जो है वो साइंस में 80 मार्क्स लेता है। तो अगर हम दोनों के मार्क्स का सम करें 20 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 70, तो स्टूडेंट ए के मार्क्स का सम भी क्या बन रहा है? 220 नंबर बन रहे हैं। स्टूडेंट ए के मार्क्स का सम 220 नंबर बन रहा है। कैलकुलेटर उठाएं और चेक कर लें बेटा, वेरीफाई कर दें मुझे आंसर सारे के सारा। 20 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 70, बताइए सम कितना हुआ? चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। मैथ्स, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड व्हाट? साइंस।
ठीक है जी, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए के मार्क्स हैं 20, 50, 80, 70, 70, 80, 50, 20। यस और नो? अब अगर आप दोनों के मार्क्स का सम कर लें, दोनों के मार्क्स का सम जो है वो 220 मिल रहा है। ठीक है जी। तो अगर आप निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, मीन मार्क्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 220 को डिवाइड कर देंगे किससे? 220 डिवाइडेड बाय व्हाट? 4। आंसर क्या हो गया? 55 आ गया। अब सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि क्या यूनिवर्सिटी की नजर में स्टूडेंट ए और बी दोनों बराबर हैं? क्योंकि दोनों का परसेंटेज तो सेम आया है, दोनों के परसेंटेज जो है वो सेम है। जितना ए का परसेंटेज है उतना ही बी का परसेंटेज है, जितने ए के मीन मार्क्स हैं उतने ही बी के मीन मार्क्स हैं। क्या कहेंगे? जवाब दें। तो क्या दोनों स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस वाइज एक जैसे हैं? यूनिवर्सिटी इन दोनों को एक जैसा माने? ऐसा होना चाहिए? यूनिवर्सिटी की नजर में दोनों की वैल्यू एक होनी चाहिए या मुख्तलिफ होनी चाहिए? देखें, इनके अर्थमेटिक मीन को देखकर तो इस बात का अंदाजा नहीं होता। अर्थमेटिक मीन देखकर तो लगता है जनाब दोनों एक ही हैं। यस और नो? क्योंकि दोनों का एवरेज मार्क्स जो है 55 है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अर्थमेटिक मीन आपको धोखा दे सकता है। कैसे? क्योंकि अगर दोनों के मार्क्स का सम जो है, दोनों के मार्क्स का सम जो है बराबर आ रहा है, तो दोनों की एवरेज बराबर आ रही है। लेकिन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए ये भी तो मैटर करता है कि नहीं करता? ए मैथ्स में वीक है, बी मैथ्स में बड़ा अच्छा है। क्या ख्याल है? देखे जरा ऊपर मार्क्स चेक करके बताइए भाई। रिस्पॉन्स दीजिए जल्दी जल्दी सब लोग। क्या ए के मुकाबले में बी मैथ्स में बेहतर नहीं है और ए मैथ्स में वीक नहीं है? जवाब दें। और ए के ए के जो है वो ए के जो है वो आर्ट्स में 70 नंबर है और बी के आर्ट्स में जो है वो 20 नंबर है। तो ए बड़ा आर्टिस्ट है यार, मतलब उसकी ड्राइंग्स वगैरह बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बी की ड्राइंग अच्छी नहीं है। क्या करें? तो जैसी पोजीशन ए की मैथ्स में है वैसी पोजीशन बी की आर्ट्स में है। क्या ख्याल है? कंपलसेट हो गया? बराबर हो गया? बराबर नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए कि मिसाल के तौर पे कोई इस तरह बोले कि भाई मेरे बेटे के तो क्या कहते हैं 70 नंबर हैं मैथ्स में, तो जवाब में कोई कहता है जनाब मेरे बेटे के आर्ट्स में 70 नंबर है, तो क्या ये वैलिड पॉइंट हुआ? ये कंपैरिजन वैलिड हुआ? क्या मैथ्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट की अहमियत एक जैसी है? क्या हमारे मुल्क में आर्ट्स को ये अहमियत दी जाती है? भाई आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए, आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए।
यानी एक बच्चे के मैथ्स में 70 नंबर हो तो जवाब में दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बोले भाई हमारे बच्चे के तो आर्ट्स में 70 नंबर है, तो क्या कोई ऐसा कंपैरिजन हो सकता है? क्यों? क्यों ऐसा कंपैरिजन नहीं हो सकता? इसका बड़ा सिंपल सी वजह है। इसका सिंपल सी वजह क्या है कि हम सब्जेक्ट को वैल्यू करते हैं, हम मैथ्स और आर्ट्स को बराबर नहीं समझते, हम इंजीनियरिंग और आर्ट्स वालों को एक बराबर नहीं मानते। ऐसा ही है ना? अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? आर्ट्स में नंबर ले आना मतलब ये हमारे नजदीक कोई खास अहमियत नहीं रखता। हाँ भाई चलो आर्ट्स में है ना, आर्ट्स में तो आ जाते हैं नंबर, क्या मसला है? नंबर लाने हैं तो मैथ्स में लाओ ना भाई, नंबर लाने हैं तो क्या करो साइंस में लाओ, नंबर लाने हैं ज्योग्राफी में लाओ, सोन। ऐसे ही है नहीं? क्या ख्याल है? इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स में नंबर लाने की अहमियत ज्यादा है ज्योग्राफी के मुकाबले में, ज्योग्राफी में नंबर लाने की अहमियत ज्यादा है साइंस के मुकाबले में, साइंस में नंबर लाने की अहमियत ज्यादा है आर्ट्स के मुकाबले में, सो ऑन। ऐसे ही है, जवाब दीजिए। तो अब क्या कर दिया, इनकी वेटेज दे दी, वेटेज। समझेगा जरा, वेटेज का मतलब क्या है? उस वेटेज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। वेटेज का मायना है इंपॉर्टेंस, अहमियत देना। अच्छा जी, अब आपको वेट्स दिए हुए 5 4 2 0, 5 4 2 0। अच्छा ये भी क्या कहते हैं, साइंस ऊपर है पहले और ज्योग्राफी नीचे। ठीक है जी, 5420। क्या मतलब इस 5 का? इस 5 का मतलब ये बेटा कि मैथ्स में एक नंबर लेना बाकी सब्जेक्ट में 5 नंबर लेने के बराबर है। तो समझ पाई? मतलब मैथ्स मैथ्स के एक नंबर को एक काउंट ना करो, मैथ्स के एक नंबर को तो काउंट करो 5 नंबर। मैथ्स में एक नंबर लेना इतना बड़ा कारनामा है कि वो बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में 5 नंबर लेने के बराबर है। साइंस में एक नंबर लेना इतना बड़ा कारनामा है कि वो बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में 4 नंबर लेने के बराबर है। रिस्पॉन्स दे बेटा। ज्योग्राफी में एक नंबर लेना इतना बड़ा कारनामा है कि वो बाकी सब्जेक्ट्स में 2 नंबर लेने के बराबर है। और आर्ट्स में कितने नंबर ले लो ये कोई कारनामा ही नहीं है, आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वैल्यू के लिहाज से आर्ट्स इज 0। मतलब आप कितने नंबर ले जाओ आर्ट्स में, कितने लोगों को बता दो कि भाई मैंने इतने बेहतरीन मार्क्स लिए हैं, बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, आर्ट्स तो है और क्या है। तो आर्ट्स की अहमियत क्या कर दी, 0 कर दी। मतलब आर्ट्स में कितने नंबर ले लो वो नंबर ना लेने के बराबर है। यस और नो, यूनिवर्सिटीज की नजर में। ठीक है बेटा, कुछ बात समझ में आई है? तो अब हमें निकालना है इसका वेटेड मीन, और वेटेड मीन के अंदर हमें जो है वो वेट के हिसाब से मार्क्स को काउंट करना है। तो बजायर ए के मार्क्स 20 तो हैं, लेकिन जब मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 20 को 20 काउंट नहीं करूंगा, मैं 20 को 100 मार्क्स काउंट करूंगा, क्योंकि मुझे मैथ्स के मार्क्स को 5 बार क्या करना है। जिस तरह फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी समझ लो, वेट जो है एक तरह से फ्रीक्वेंसी वाला काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं है। बस हम चाहते हैं कि हम अर्थमेटिक मीन निकालते वक्त 20 को 1 टाइम काउंट ना करें, बल्कि 20 को हम 5 टाइम काउंट करें, जितना उसका क्या है वेटेज है। 70 को हम 1 टाइम काउंट ना करें, बल्कि 70 को हम 5 टाइम काउंट करें। क्या ख्याल है बताइए?
क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोग? अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, आप वेटेड मीन निकालेंगे और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेरिएबल एक्स है तो वेट को हम डिनोट करते हैं किससे, डब्ल्यू से, और एक्स जो है वो मार्क्स हैं किसके, ए के, डब्ल्यू एक्स ए, यानी ए के मार्क्स से उसके वेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 × 5 क्या बनेगा आंसर बेटा, 100। आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए, यानी बजायर ए के 20 नंबर हैं लेकिन वो 20 नंबर वेटेज के हिसाब से 100 नंबर के बराबर है। 50 × 4 आंसर क्या आएगा बेटा, 200। 80 × 2 आंसर क्या आएगा बेटा, 160। आप लोग जवाब नहीं दे रहे बेटा। और 70 मार्क्स भले ले लिया आपने आर्ट्स में, लेकिन उसकी वेटेज जो है वो क्या है, 0 है, तो लिहाजा उसके मार्क्स हमने 0 काउंट किए। अब इसका सम चाहिए, सम क्या आएगा आपके पास, 460 आएगा, ऐसे ही। भाई रिस्पॉन्स है बताइए, 460 है कि नहीं, सम कैलकुलेट करें सब लोग। उसके बाद आप क्या करें, बी के मार्क्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके वेट्स, तो बी के मार्क्स क्या है, 70 है, तो 70 को अगर मैं 5 पॉइंट काउंट करूं तो 5 टाइम काउंट करूं तो क्या होगा, 350 बन जाएगा। 80 को अगर मैं 4 टाइम्स काउंट करूं तो क्या बन जाएगा, 320 बन जाएगा। 50 को अगर मैं 2 टाइम्स काउंट करूं तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और 20 को अगर 0 टाइम काउंट करूं तो 0 हो जाएगा। थ्री फिफ्टी प्लस 320 प्लस 100 और 0, क्या सम बना, 770। अच्छा जी, अब वेट्स का सम कर लें, वेट्स का, इस तरह फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं आप लोग, जिस तरह फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं इस तरह वेट का सम कर लें। टोटल वेट का सम क्या है, 5 + 4 9 + 2 11, ऐसे ही। अच्छा जी, अब फॉर्मूला क्या है वेटेड मीन का, वेटेड मीन बराबर है सम ऑफ वेट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। ठीक है जी, इस वही समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। फ्रीक्वेंसी जगह क्या आ गया, वेट आ गया बस, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि डेटा में कोई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है। हमने किसी भी वैल्यू की अहमियत को बढ़ाने के लिए उसको वेट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कर लें आप, ए का वेटेड मीन निकाल लें, तो ए के मार्क्स का सम, वेटेड मार्क्स का सम कितना है, ठीक है बेटा। तो ए के वेटेड मार्क्स का सम कितना है बताएंगे आप लोग, ए के वेटेड मार्क्स सम कितना है, 460। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। ए के वेटेड मार्क्स का सम कितना है, 460, और वेट्स का सम कितना है, 11। जरा 460 को डिवाइड बाय 11 कीजिए,
तो बताइए ए का वेटेड मीन क्या आता है? 42। ठीक है जी, तो ए के एवरेज मार्क्स जो आते हैं वेटेड मीन के अंदर 42 आते हैं। अब बी को वर्कआउट कर लो, 41.8 है। सही है, 41.8 लिख दे। अच्छा जी, अब बी के मार्क्स बता दें। बी के मार्क्स जो हैं वेटेड कितने हैं? 770 डिवाइडेड बाय 11 कर दें, आंसर क्या बन गया? 71। फर्क आ गया ना? देखें, वेटेड एवरेज के अंदर वाजे हो गया कौन बेहतर स्टूडेंट है दूसरे से। यानी यूनिवर्सिटी की नजरों में ए और बी बराबर नहीं थे, अर्थमेटिक मीन के हिसाब से दोनों बराबर दिख रहे थे, लेकिन वेटेड मीन ने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो बेहतर है। यानी यूनिवर्सिटी की नजरों में जो बच्चा मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करता है वो जो है उसके मतलब मार्क्स जो है मैटर करते हैं, और उसको दूसरे स्टूडेंट से बेहतर समझा जाएगा। यस और बताइए, जवाब दीजिए। तो वेटेड मीन के लिहाज से बी जो है वो बेहतर स्टूडेंट साबित हुआ है ए के मुकाबले। कोई मुश्किल बात है? बताइए इसमें। ये वेटेड मीन में वर्कआउट कर लिया, कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ, इस तरह से सिंपल वेट को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ और फिर डिवाइड कर देना है वेट के सम से, बस। ठीक है, याद रहेगा ना सबको? स्केलिंग सेम क्या मतलब, समझा नहीं मैं आपकी बात को। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेटेज है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी नहीं है। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू कितनी बार डेटा में मौजूद होती है। ये वेटेज है, मतलब एक वैल्यू को जितनी अहमियत देना चाहते हैं उतनी बार काउंट करें आप। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके नजदीक किसी सब्जेक्ट की अहमियत क्या है। तो क्वेश्चन खुद ही वेटेज देगा आपको, आपको खुद से कोई वेटेज लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपके सामने है एक और लास्ट फार्मूला है, उसका नाम है कंबाइन मीन। कंबाइन मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंबाइन मीन का फार्मूला है, ठीक है जी। तो हाउ टू कैलकुलेट कंबाइन मीन? अब लिखा हुआ क्या आ रहा है, देखिए लिखा हुआ आ रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट एवरेज मार्क्स अचीव बाय टू ग्रुप्स। दो क्लासेस समझ लें, क्लास ए क्लास बी, ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेम एग्जाम। ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1200। ग्रुप बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है? 400। मीन स्कोर कितना है? 60%। यानी ग्रुप ए के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 60%। और ग्रुप बी के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 70%। ठीक है जी, तो इस डेटा को दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। देखिए, इसको मैं ग्रुप है, ग्रुप का बी का नाम देता हूँ, बोलता हूँ क्लास ए, यानी क्लास का सेक्शन ए, क्लास बी। सही है जी। उसके बाद क्लास ए क्लास बी, यहां लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
कितने थे? 1200। यहाँ कितने हैं? 400। मीन मार्क्स कितने लिए थे? 60 एंड 70। ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं? अब आपको क्वेश्चन ये कहता है फाइंड व्हाट। फाइंड कंबाइन फाइंड कंबाइन मीन ऑफ बोथ क्लासेस। अगर दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को एक क्लास मानकर मीन निकाला गया तो मीन क्या होता? ये सवाल है। अगर दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को एक क्लास मानकर मीन निकाला गया तो मीन क्या होता? सवाल ये। जवाब दे बेटा आप लोग। आप सबका रिस्पांस चाहिए बेटा, आप सबका रिस्पांस चाहिए, बराए मेहरबानी। अगर दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को मिला के मीन निकाला गया तो मीन क्या होता? तो अगर क्लास, अब मेरे जिस तरह मैं आपसे पूछूं उस तरह जवाब दें। अगर क्लास ए में 1200 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट ने ऑन एवरेज 60 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो नाउ व्हाट इज द सम ऑफ टोटल मार्क्स? तो बताइए, क्लास ए में तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम क्या था? कैसे निकालेंगे? अगर 1200 स्टूडेंट्स में हर स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 60 है, तो जो टोटल मार्क्स थे वो क्या थे? आप मुझे बताइए सब लोग। सम ऑफ टोटल मार्क्स क्या थे बेटा? 72,000। पक्का? कंफर्म? वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा, अगर क्लास बी में, अगर क्लास बी में 400 स्टूडेंट्स थे और उनका एवरेज जो है वो 70 था, पर स्टूडेंट जो है वो ऑन एवरेज 70 मार्क्स है, तो बताइए टोटल मार्क्स क्या थे? 28,000। गुड। अच्छा, अगर मैं इस क्लास को एक क्लास मानता, दो अलग अलग क्लासेस ना मानता, तो क्या होता? टोटल क्लास, टोटल एक क्लास में फिर कितने स्टूडेंट होते? अगर मैं क्लास ए और क्लास बी को एक क्लास मानता, तो फिर क्लास में कितने स्टूडेंट होते? 1200 होते, 400 होते, 1600 होते। रिस्पॉन्स करें ना बेटा। 1000 होते? 1000 कैसे होते? क्लास ए में 1200 है, क्लास बी में 400 है, तो टोटल कितने होते? क्या कह रहे हैं आप लोग भाई? अगर क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट जो हैं वो 1200 और 400 हैं, तो फिर दोनों क्लासेस मिलाकर कितने स्टूडेंट होते हैं? 1600। होते कि नहीं होते? अच्छा, फिर दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम क्या होता? मैं मीन मार्क्स नहीं बोल रहा हूं, मैं मार्क्स बोल रहा हूं। सम, टोटल, टोटल मार्क्स क्या होता? सम 1 लाख होता। जबरदस्त। होता कि नहीं होता? 1 लाख होता कि नहीं होता? 72,000 मार्क्स हैं क्लास ए के, 28,000 मार्क्स हैं क्लास बी के, तो फिर दोनों के कंबाइन मार्क्स कितने हुए? 1 लाख। तो अगर मैं अब 1 लाख को डिवाइड बाय 16 से कर दो, मतलब क्या होगा? मुझे दोनों क्लासेस का कंबाइन मीन मिल जाएगा। जवाब दें, यस और क्या कहते हैं आप?
अगर लाख को डिवाइड कर दूं 1600 से, अब आंसर क्या आया? 62.5। तो ये अब कंबाइन मीन है 62.5। अब ये 60 प्लस 70 नहीं है, ये 100,000 डिवाइडेड बाय 1600। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया गया, जरा देखिएगा, फार्मूले की तरफ फोकस कर ले। मैं तो चाह रहा था बगैर फार्मूले के आप कर लें। कंबाइन मीन, तो आप कहते हैं कंबाइन मीन का फार्मूला क्या है? म्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए प्लस म्यू ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन बी। या इसको म्यू 1 n1 लिख दें, म्यू 2 n2 लिख दें, तब भी कोई इशू नहीं। डिवाइड करें किससे? n1 na प्लस एन बी। इस तरह एन सी एन डी भी हो सकता है साथ साथ। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। तो मीन था 60 क्लास ए का, उसको मल्टीप्लाई किया 1200 से, तो क्या मिला? क्लास ए के टोटल मार्क्स मिल गए। म्यू रखा बी का 70, उसको मल्टीप्लाई किया 400 से, तो क्या मिल गया? क्लास बी के मीन मार्क्स, क्लास बी के टोटल मार्क्स मिल गए। अच्छा जी, क्लास ए में स्टूडेंट्स कितने हैं? 1200। क्लास बी में कितने हैं? 400। तो ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1200 आंसर आएगा 72,000। मतलब जैसे ही हमने मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया, तो बाद दोबारा हमें समेशन एक्स मिल गया। मतलब तमाम वेरिएबल्स जो मार्क्स थे उनका सम मिल गया। तो क्लास ए के टोटल मार्क्स कितने थे? 72,000। क्लास बी के टोटल मार्क्स कितना है हमारे पास? 28,000। जवाब दे बेटा। डिवाइड किससे करना है आपने? 1600 से। तो जब आप 1 लाख को 1600 से डिवाइड करोगे, तो फिर आपके पास कंबाइन मीन क्या आएगा? 62.5। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है? यस और नो? कोई मुश्किल बात है तो बताइए। तो ये फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, ओके। अब क्या करते हैं, एक सवाल बनाते हैं, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते। इफ कंबाइन मीन ऑफ both classes A and B is 62.5, and number of students in
class in classes are 1200 and 400 respectively. If mean marks of class B are 70, find the mean marks of क्लास ए. ठीक है बेटा, अगर क्लास बी के मीन मार्क्स 70 हैं तो बताइए क्लास ए के मीन मार्क्स क्या होंगे. क्या आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बताइए. और एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन. ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन. कौन सॉल्व करेगा बेटा? ओके जी, देखिए जरा, अब इसको देख लें जरा, इसकी दफा वेरीफाई कर लें, समझ लें. ठीक है जी. तो एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, और ये कंबाइन लिख दिया हमने. कंबाइन मतलब टोटल. ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई आपके पास? 1200 एंड 400. टोटल कंबाइन कितना हो गया? 1600. ठीक है जी. मीन मार्क्स क्लास ए के मालूम नहीं है, क्लास बी के मालूम है. कितने? 70. और कंबाइन मीन मालूम है कितना? 62.5. ऐसे ही है, जवाब दी थी. सम ऑफ मार्क्स. अब क्या करें, अगर आप 1600 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, या 62.5 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात एक ही है, तो आपको कंबाइन मार्क्स का सम मिल जाएगा. करें मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा? 1 लाख आ जाएगा. यस और नो? रिस्पॉन्स करें बेटा, रिस्पॉन्स करें. अच्छा, जब आप 400 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्लास बी के मार्क्स मिल जाएंगे कितने? 28,000. तो अगर 1 लाख मार्क्स जो हैं वो दोनों क्लास के मिलाकर हैं, जिसमें से 28,000 मार्क्स जो हैं क्लास बी के हैं, तो बाकी बचे 72,000 मार्क्स जो कि इसके हुए, क्लास ए के हुए. यस और नो? अब क्या करें, 72,000 मार्क्स को 1200 स्टूडेंट में तकसीम कर दें. 72,000 मार्क्स को 1200 स्टूडेंट बांट दें, तो हर स्टूडेंट के हिस्से में कितने मार्क्स आएंगे? 60. तो लॉजिकली अगर आप करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास फॉर्मूले का ऑप्शन भी है. तो आप यही कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगा लें और आप इससे भी सॉल्व कर लें. ठीक है जी. μ1 मल्टीप्लाइड बाय n1 प्लस μ2 मल्टीप्लाइड बाय n2 डिवाइड बाय व्हाट?
n1 प्लस n2, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब क्या करें, आप जो वैल्यू दी हुई है यहाँ रख दें। कंबाइन मीन कितना दिया हुआ है 62.5, यहाँ रख दिया। n1 हमारे पास 1200 है, n2 हमारे पास 400 है। ये 1200 और 400 क्या बन जाएगा, 1600 बन जाएगा। μ1 मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि स्टूडेंट कितने हैं 1200। μ2 मालूम है 70, स्टूडेंट भी मालूम है कितने 400। ठीक है जी, अब देखें रिजल्ट क्या बनता है इसका। 1200 और 400 1600 हो जाएंगे, और 1600 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 62.5 को मल्टीप्लाई करवा दिया 1600 से, और ये आंसर आता है μ1 मल्टीप्लाइड बाय 1200 इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी प्लस 70 इंटू 400, आंसर क्या आएगा 28,000। तो जैसे ही आपने 62.5 को मल्टीप्लाई बाय 1600 करवाया, आंसर क्या बन गया, 1 लाख बन गया। और 1 लाख में से आपने 28,000 मार्क्स क्या कर दिए, क्लास बी के माइनस कर दिए। तो अब जो मार्क्स बचे वो सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के। यस और नो, जवाब दे। तो अब कितने मार्क्स बचे आपके पास, 72,000। 72,000 मार्क्स को आप तकसीम कर दें, बांट दें 1200 स्टूडेंट्स में, तो आपको म्यू मिल जाएगा क्लास ए का। ऐसे ही, तो म्यू ऑफ क्लास ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 60। ये आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही है, तो जिस तरह आप करना चाहें कर सकते हैं भाई। आपके सामने फार्मूला भी है, आपके सामने लॉजिक भी है, आप देख लें। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ये वाला क्लोज हो गया, सेंट्रल टेंडेंसीज वाला, एवरेजेस वाला। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्पर्जेंस इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये टॉपिक मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अच्छा ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी बातें करेंगे अगली क्लास के अंदर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।